रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, शाश्वत यौगिक खेती नए युग के लिए नई खेती है। ये वर्तमान समय की पुकार है। शुद्ध सात्विक अन्न के लिए अब शाश्वत यौगिक खेती को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। खेती में समय समय पर परिवर्तन आए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप शाश्वत यौगिक खेती को भी समझ रहे हैं और खेती से जुड़े विभिन्न विषयों पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। आपकी समस्याओं का समाधान भी आप प्राप्त कर रहे हैं। आज की कार्यक्रम की इस कड़ी में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में आज स्टूडियो में मौजूद हैं बीसी माथुर जी, जिन्हें हम प्यार से वृद्धिचंद भाई कहकर पुकारते हैं। वृद्धिचंद भाई जी, आपका शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, वृद्धिचंद भाई जी बीएससी एग्रीकल्चर हैं। उन्होंने एज अ फार्म मैनेजर वर्क किया हुआ है। 100 एकड़ भूमि में वो पिछले 8 सालों से शाश्वत यौगिक खेती करते आ रहे हैं, और वो भी सिर्फ बैलों की जोड़ी से, ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं किया है। इफ्को फर्टिलाइजर्स के लिए उन्होंने मार्केटिंग भी की हुई है। आइए हम उनके अथाह अनुभव का लाभ उठाएं, शाश्वत यौगिक खेती के ऊपर उनसे कुछ चर्चाएं करें। वृद्धिचंद भाई जी, आपने अपने जीवन में खेती को बहुत समय दिया है, एज अ फार्म मैनेजर भी वर्क किया है और शाश्वत यौगिक खेती भी की हुई है। क्या अनुभव आपको शाश्वत यौगिक खेती करके मिला है? हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ आप बांटें। यौगिक खेती जो है, शाश्वत यौगिक खेती, ये सबसे ज़रूरी इस समय की आवश्यकता है। जो रासायनिक खादों से जो अपन अनाज पैदा करते हैं, उसमें अनेक प्रकार के रोग पैदा हो गए। इंसान जो है बीमार पड़ने लगे, उससे कई तरह के रोग हो रहे हैं। और अभी जैसे अनुभव किया है, 500 करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर इंडिया में बिकता है, भारतवर्ष में बेच रहे हैं, और 100 करोड़ रुपए का बीमारी के ऊपर खर्च करना पड़ता है। जी, यू कैन इमेजिन कि अपने को कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि अपने शाश्वत यौगिक खेती करें और अपने को जनता का जो है स्वास्थ्य को सुधारें। जी। आपने बताया शाश्वत यौगिक खेती आज के समय की ज़रूरत हो गई है। आप पिछले 8 सालों से ये फार्मिंग करते आ रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा है? शाश्वत यौगिक खेती करके एक संतुष्टता, एक सुकून भी आपको ज़रूर मिला होगा। वो अनुभव आप हमारे देखने वालों के साथ। शाश्वत यौगिक खेती करने में किसानों के ऊपर कोई कर्जा नहीं होता था। उसको बाजार से कोई सामान, खेती के लिए कोई चीज़ बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं होती थी। बीज अपने घर का तैयार करता था, जुताई अपने घर के बैलों से करता था, और गाय जिसको बोलते हैं थ्रेसिंग जो है वो बैलों से करता था। किसी प्रकार का उसको बाजार जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। आज जो खेती हो रही है, इसमें किसानों को फर्टिलाइजर बाजार से लाना पड़ता है, जुताई के ट्रैक्टर से करानी पड़ती है, वही बाजार से आते हैं, बीज बाजार से लाना पड़ता है, और थ्रेसिंग भी थ्रेसिंग मशीन से कराना पड़ती है। करके आर्थिक संकट उसके आ गया। इसी वजह से किसान जो है यानी उसको उपज का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। और जो अभी कई किसान बेचारे कर्ज के मारे आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसका कारण एक ही है कि वो बाजार की तरफ मुँह कर लिया। ओके। और परंपरागत तरीके छोड़ दी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ट्रैक्टर की सुविधा तो आप भी इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं, क्यों आपने सिर्फ बैलों की जोड़ी से ही पूरी खेती की है? क्यों ट्रैक्टर का इस्तेमाल? कारण क्या है, बैलों की खेती करने में क्या है, खेत में से बड़े बड़े जो पेड़ खड़े होते हैं उनको हटाने का, काटने की आवश्यकता नहीं होती। बैल जो है कि पेड़ के पास से होकर के और आराम से खेत को जोत देता है। और ट्रैक्टर के लिए क्या होता है, वो इतना नज़दीक से जा नहीं सकता, तो फिर जगह छूट जाती है बिना जुती हुई, इसलिए पेड़ काटना जरूरी हो जाता है। पेड़ काटने से क्या हो गया कि अपना पर्यावरण बिगड़ गया, पक्षियों को बैठने की जगह नहीं रही। पक्षी जो थे वो एक इंसेक्टिसाइड का काम करते थे। पक्षी जो है कीड़े मकोड़ों को मार करके अपनी खेती को बचाते थे, वो भी एक अपने समस्या में। इसलिए आपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं किया।
आप अनुभवी हैं, आपने खेती के दौरान कई प्राकृतिक खाद भी बनाए हैं, तो उन प्राकृतिक खादों को बनाने की कुछ विधि या कौन कौन से प्राकृतिक खाद किसानों के लिए अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया बाज़ारों की ओर रुख कर लिया किसान भाइयों ने, तो वो कर्ज में दबते चले गए और बहुत सारी परंपरागत खेती जो होती थी उससे भी विमुख हो गए। तो उसकी अगर कोई विधि अगर आप बता। उसकी विधि एक ही है, फसल जब काटे, किसान जब पहली फसल काटते ही अपना उस ज़मीन में जब नमी होती है उसको जुताई कर दे। पहले तो जुताई करने से क्या होगा कि उस नमी का फ़ायदा अपने को किसान को मिल जाएगा। अब रहेगा खाद का, जहाँ तक सवाल है, उसके पास बैल की जोड़ी गाय रखता है, उससे गोबर जो होता है उससे अपना अगर नेडेम नाप के अगर खाद बनाए तो 100 किलो गोबर में उसको 3 टन खाद मिल सकती है। नाडेप कंपोस्ट। हाँ, नेटिव खाद। और अगर साल भर देखा जाए तो कम से कम 100 टन खाद जो है उसको मिल सकती है। उसका तरीका कुछ नहीं है, उसको बाजार कहीं नहीं जाना पड़ता, अपने खेत के अंदर जो कचरा जो है उसको इकट्ठा करे और खड्डे, उसको नेडेप काले खड्डे में डाले, उसके ऊपर गोबर मिट्टी डाले, पानी डाले और गोबर का घोल डाले। इस प्रकार से 8-10 लेयर बना ले और वो 3 महीने के अंदर वो जो है 3 टन खाद तैयार हो जाएगा एक खड्डे से। अच्छा जी, और ये बहुत आसान है। बहुत आसान। कोई उसमें एक समस्या क्या है कि उसमें सारे घर के परिवार ही काम करें, लेबर उसको न्याल नहीं करने वाली है। समस्या आज जो आ रही है, सब बाजार के लेबर से जो काम कराते हैं वो सही नहीं हो रहा है। किसान अपना पहले प्राचीन का हमारे टाइम में तो हम सारे परिवार वाले लगते थे। हर परिवार में नॉर्मली 3 जेंट्स होते हैं, करीब 3 महिलाएं मिल जाती है। 3 जेंट्स में 2 जेंट्स बैल की जोड़ी चला ले और एक जेंट जो खाद बनाने में बाजार कुछ ना तो खाद लाना और ना पेस्टिसाइड लाना। और मान लीजिए अगर लेबर इस्तेमाल करनी पड़े तो लेबर इस्तेमाल, वो भी क्या होता है, वो बार्टर सिस्टम होता था। जैसे आज मैं आपके खेत पे काम करता हूँ, कल आप मेरे खेत पे काम कर लो, पैसा देने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, 5 लेबर, आपका 5 परिवार मेरे यहाँ आ गया, जब आपको आवश्यकता पड़ी मैं हमारे 5 परिवार आपके यहाँ चला गया। बिल्कुल ठीक। ये तो पुरानी परंपरा हो गई, लेकिन आज जैसे मान लीजिए कि नहीं है घर में इतने सदस्य, क्योंकि आप जानते हैं कि परिवार छोटे होते चले जा रहे हैं, हमारे ऊपर विदेशी सभ्यता का अटैक हुआ है। ये तो व्यायाम है आपको, परिवार छोटे नहीं हो रहे हैं, परिवार को पढ़ा लिखा करके वो सब धंधे में लग रहे हैं, नौकरियां करते घूमते फिर रहे हैं और घर की खेती छोड़ रहे हैं। जी, अपन कहावत है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निकृष्ट नौकरी। तो किसान के बच्चे जो है निकृष्ट नौकरी करने जा रहे हैं, खेती में की तरफ मुँह नहीं कर रही है। अगर बच्चों को सही ढंग से अगर हैंडल किया जाए और खेती में लगा दिया जाए तो 5-6 से मेंबर से कम कोई परिवार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पर फिर भी मैं आपसे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि घर में सदस्य नहीं है या घर परिवार के सदस्य बच्चे पढ़ने ही गए हैं, तो क्या हम लेबर से ये काम नहीं करवा सकते? लेबर मिल नहीं रही है क्योंकि नरेगा ऐसा प्रोग्राम बना दिया गवर्नमेंट ने जहाँ पर मुफ्त का पैसा मिलता है। अच्छा, तो 2 घंटे काम करो, 100 रुपये का नोट ले आओ, वो किसान नहीं दे सकता जी। किसान के लिए बड़ा महंगा। वो किसान अगर लेबर बुलाएगा तो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक कस के काम लेगा तो मुश्किल से उसको 100 रुपये मिलेंगे। इस वजह से लेबर भी नहीं मिल पा रही जी। तो खुद करें बेहतर है। बिल्कुल खुद करें। अगर यौगिक जैविक खेती करना है, किसान को अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। लेबर के भरोसे ये खेती होनी नहीं है और ये महंगी पड़ेगी। जी। वृद्धिचंद भाई जी के अनुभवों का लाभ उठाते हुए उनसे पूछते हैं, क्या कोई और प्राकृतिक ऐसा तरीका है जिससे इस तरह की खाद तैयार की जा सके? केंचुआ खाद बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं जी। उसके लिए एक शेड बनाना जरूरी है, छाया। क्यों, वो वर्म्स जो होते हैं वो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं करते, हाई टेम्परेचर बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। शेड बना करके और शेड के अंदर आप ट्रेंचेज बना लिए। ट्रेंचेज 3 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी और 1.5 फुट ऊंचाई वाली होगी। और गोबर खाद जो वर्मी कंपोस्ट में काम में ले वो डायरेक्ट काम में नहीं ले पाओगे, उसको पहले थोड़ा ठंडा करना पड़ता है। वर्म तो बहुत नरम सॉफ्ट होते हैं और गोबर में होती गर्मी, तो उसको पहले पानी से उसको ठंडा करो। ठंडा हो जाए 2-4 दिन बाद में उसको आप उसमें ट्रेंच में डाल दीजिए। एक ट्रेंच 10 फुट और 3 फुट वाली में करीब 10 किलो केंचुए आप डाल दोगे। केंचुए जो है उसको गोबर को खाते हुए खाद बनाते बनाते वो नीचे चले जाएंगे और 2 महीने में अंदर आराम से वो खाद तैयार हो जाएगा। इट टेक्स हार्डली 2 मंथ्स। ओके, 2 महीने में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। ऐसे टेंचे 3-4 जैसी जितनी गोबर हो ऐसी सुविधा हो वैसे बना लो आराम से। और ये दोनों खादें मैं समझता हूँ कि किसी भी रासायनिक खाद की तुलना में सस्ती बहुत सस्ती। कुछ घर का ही है, इसमें लगा क्या, लेबर घर की लेबर घर का काम
किसान तो घर का काम करेगा, लेबर थोड़ी है। और ये बाजार से लाओगे तो महंगा पड़ेगा। आज वो वर्मी का कंपोस्ट जो है 5 रुपये किलो मिलता है जी। अब 5 रुपये किलो से क्या, जब टनों में चाहिए 5 रुपये किलो में कितना महंगा पड़ जाएगा। घर पे बनाओ जी जी। और इसका तुलनात्मक फायदा कैसा मिलता है फसल को? उससे क्या है, जमीन जो है, जमीन के अंदर जीवाणु होते हैं, जमीन की क्वालिटी जो है उस जीवाणुओं से मालूम होती है। ये जब डालते हैं तो जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, घटती नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो जीवाणुओं का नाश कर देती है। रासायनिक इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो जीवाणुओं का नाश कर देती है। और इसी वजह से आज ज़मीनें बंजर होती जा रही है जी। जमीन बंजर होने से बचेगी, फसल जो मिलेगी वो स्वादिष्ट मिलेगी और एनर्जेटिक मिलेगी। उससे आपको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जी जी। और विदेश के अंदर भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बड़ा मार्केट है। और मार्केट के अंदर भी जो नॉर्मल फर्टिलाइजर तैयार की फसल से डबल ऑर्गेनिक तैयार की फसल का पैसा मिलता है। बिल्कुल, किसान की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक फरमाया वृद्धिचंद भाई ने कि हम ये जो प्राकृतिक खाद तैयार करते हैं इससे कम से कम हमारी ज़मीन जो है वो तो बंजर होने से बचेगी ही बचेगी। और धरती माँ अगर बंजर नहीं होगी तो ही आने वाली पीढ़ियाँ जीवित रह सकेंगी, वो वंशावली हमें धन्यवाद अदा कर सकेंगी। आइए वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार होता है इस पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको वर्मी कंपोस्ट खाद की बनाने की विधि एवं उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट खाद किसको कहते हैं। केचुए द्वारा तैयार जो खाद होती है उसको वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। केचुए की आंतों के अंदर उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो उसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और बाकी का जो मल निकलता है वो एक उत्तम गुणवत्ता वाला जैविक खाद होता है। बाहर जो चीज़ 1000 घंटे में सड़ती है वो केचुए की आंतों के अंदर 1 घंटे में ही सड़ जाती है। केचुए के बारे में कहावत है कि केचुए की खुराक जो है एक हाथी के बराबर होती है। जो कुछ केचुआ खाता है वो मुंह से खाता है और मल द्वार से निकालता रहता है। जो सतही सुरंग बना के रहते हैं वो उन केचुओं की लंबाई 3 से 4 इंच होती है, जबकि गहरी सुरंग बनाने वाले जो केचुए हैं उनकी लंबाई 8 से 10 इंच होती है। इन गहरी सुरंग बनाने वाले केचुओं का वजन जो है वो लगभग 5 ग्राम के आसपास होता है और ये ज़मीन के अंदर 8 से 10 फीट तक नीचे सुरंग बनाते हैं, जबकि जो सतही सुरंग बनाने वाले जो केचुए हैं वो ज़मीन में केवल 1.25 से 1.5 फीट तक ही सुरंग बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए सतही सुरंग वाले केचुए जो है उन्हीं को पाला जाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि इन दोनों के खाने पीने की जो आदत है उसके अंदर फ़र्क है। जो गहरी सुरंग बनाने वाले केचुए हैं वो 90% जो है मिट्टी खाते हैं और 10% जो है रेत खाते हैं, और सतही सुरंग बनाने वाले जो केचुए हैं वो 90% कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और 10% मिट्टी खाते हैं। इसकी बेड जो है हमेशा छाया के अंदर ही लगानी चाहिए, क्योंकि केचुआ जो होता है उसकी आंखें नहीं होती है पर प्रकाश के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है ये अंधेरे में चला जाता है और ये अंधेरे के अंदर ही ज़्यादा क्रियाशील रहता है। अब मैं आपको वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत है उसके बारे में जानकारी दूंगा और उसमें क्या चीज़ ध्यान रखने की बातें हैं। जो छोटी छोटी बातें हैं उनको आप ध्यान रखना है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री चाहिए, जिसमें सबसे पहले है प्लास्टिक की सीट। प्लास्टिक की जो सीट है उसमें ये ध्यान रखना है कि वो फटी हुई ना हो। उसके बाद में हमको चाहिए गोबर। गोबर जो है वो कम से कम 5 से 7 दिन पुराना होना चाहिए और उसकी गर्मी निकल जाए, तभी उस गोबर को डालें। इसके बाद हमें चाहिए चारा फसल के अवशेष। लेकिन चारा फसल का जो अवशेष है उसमें ये ध्यान देने की बात है कि अगर अच्छी गुणवत्ता वाला चारा है तो उसको वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए काम में नहीं ले। अगर इस चारा फसल के अवशेष के साथ में हर जगह नीम होता है तो नीम के पत्ते डाल दिए जाए तो और उसकी गुणवत्ता जो है खाद की बढ़ जाएगी और इसको जिस फसल में भी काम में लेंगे उसके अंदर कीड़े और बीमारी का प्रकोप भी नीम के कारण कम होगा। इसके बाद हमको चाहिए खेत की मिट्टी। खेत की मिट्टी में ध्यान देने की बात है कि ऐसी वस्तुएं जो नहीं सड़ती है नहीं गलती है उनको छांट करके अलग कर दे। केचुए की जो बेड लगा रहे हैं उसके अंदर 50 से 60% पानी होना चाहिए, तो पानी जो है साफ जगह से लेना चाहिए, गंदा पानी काम में ना ले, जहाँ तक ध्यान रखें। सबसे पहले जो है अपन प्लास्टिक की सीट जो है वो ज़मीन के ऊपर बिछाएंगे। इसको हम चाहे तो खड्डा खोद कर भी कर सकते हैं और अगर ज़मीन की कमी है और कोई शहरों के अंदर रहते हैं तो वो लकड़ी की मचान वगैरह बना करके भी इसको वर्मी कंपोस्ट को कर सकते हैं। खड्डा खोद के भी प्लास्टिक की सीट लगाना इसलिए ज़रूरी है या समतल जगह इसलिए लगाते हैं
ताकि उसके अंदर जो भी पोषक तत्व है वो पानी जो ऊपर से डालेंगे वो नीचे बह करके नहीं जाए। चारा फसल का अवशेष जो है इसको अपन डाल रहे हैं, ये कम से कम 3 से 4 इंच की एक परत लगाएंगे। चारा फसल अवशेष की जो तैल लगाई है उसके बाद में हम जो है पानी का छिड़काव करेंगे। प्रत्येक परत के बाद में पानी का छिड़काव करना अनिवार्य है। ये जब लगाते हैं उस टाइम की बात है, उसके बाद में हमको इतना पानी डालना है कि उसके अंदर 50 से 60% नमी बनी रहे। अगर सर्दी का समय है तो हमको 2 से 3 दिन में एक बार पानी डालना है, और गर्मी के टाइम में 1 दिन में सुबह के टाइम में पानी इसमें डालना है। चारा फसल के अवशेष के साथ में नीम की पत्तियां जो है वो भी मिक्स कर दी जाए, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये जो गोबर और मिट्टी का जो मिश्रण डाला है उसकी भी जो परत है वो 3 से 4 इंच बड़ी होगी, और इसके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं। वर्मी कास्ट जिसके अंदर केचुआ और केचुआ का अंडों का मिश्रण है, जिसको हम अब इस बेड के अंदर डालेंगे, और इसको समान रूप से पूरे बेड के अंदर अपन को बिखेरना है। केचुआ जो होता है वो 0 से 40 डिग्री तापक्रम तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अधिक क्रियाशील तब होता है जब बेड के अंदर 28 से 32 डिग्री तापक्रम और 50 से 60% नमी होती है। तो 1 किलो केचुआ 24 घंटे के अंदर 1 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद बना देता है। अब इसके ऊपर हम गोबर की वापस एक परत लगाएंगे जो 3 से 4 इंच बड़ी होगी। अब पुनः हम इसके ऊपर हल्का हल्का पानी छिड़केंगे। केचुए के जो मुर्गी है, मेंढक है, चूहे है, कुत्ते हैं, नेवला और गिरगिट, ये इसके दुश्मन है, तो इनको हमको बचा के रखना है। अंत में हम जो है नीम की पत्तियां और जो चारा फसल के अवशेष है उन दोनों को मिला करके अंतिम एक परत जो है इसके ऊपर 3 से 4 इंच की लगाएंगे। बस ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि इस बेड की ऊंचाई जो है वो 1.25 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब ये चाय की पत्ती के समान नज़र आने लग जाए तो 2-3 दिन तक इसमें पानी छिड़कना बंद कर दें, और खुली जगह में जहाँ सूर्य की रोशनी आ रही है वहाँ पर इसका ढेर लगा दें। तो जब ढेर लगाएंगे तो इसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो केचुए जो है वो उस खाद के अंदर ढेर में घुस जाएंगे, और ये इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद जो है बन करके तैयार हो जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा कि परत दर परत हमने जो है वर्मी कंपोस्ट की बेड लगाई है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से ही लगाई जाए। ये सारी जो सामग्री है उसको इकट्ठा करके हम सीधा ही उसको वर्मी कंपोस्ट की बेड लगा सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट खाद का पैकेट है, जो बिल्कुल एकदम से चाय की पत्ती की तरह नज़र आ रहा है। ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है इसके अंदर ये विशेषता होती है कि इस खाद के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको पैराट्रॉपिक झिल्ली कहते हैं। ये पैराट्रॉपिक झिल्ली जो है सिंचाई जल के वाष्पीकरण को कम करती है। तो इससे किसान भाइयों को ये फ़ायदा होता है कि जहाँ 5 पिलाई कर रहे हैं, अगर वहाँ पे 3 पिलाई करेंगे तो फसल की पैदावार जो है उसमें कोई कमी नहीं होगी। वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर एंटीबायोटिक होता है, इसलिए इसको जिस फसल में भी आप काम में लेंगे उसमें बीमारियाँ कम लगेगी। जिस खेत में भी इस खाद का उपयोग किया जाएगा उसके अंदर खरपतवार कम उगेंगे, दीमक की समस्या नहीं होगी और सफ़ेद लट नहीं लगेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर और सस्ता विकल्प है जिसके मार्फत हम ये वर्मी कंपोस्ट खाद की एक घर पे फैक्ट्री लगा सकते हैं। आप देखें कि डीएपी और यूरिया की कोई किसान फैक्ट्री नहीं लगा सकता, लेकिन रासायनिक खादों की जो निर्भरता बढ़ती जा रही है वो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से हम कम कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है उसकी तुलना में इसके अंदर 5 गुना नाइट्रोजन, 6 गुना फास्फोरस और 4 गुना पोटास होता है। जिस जगह 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद की ज़रूरत होती है वहाँ मात्र वर्मी कंपोस्ट 3 टन की ही आवश्यकता होती है। ये वर्मी कंपोस्ट खाद जो है हम फल फूल और सब्जी वाली फसलों के अलावा अनाज वाली फसलों में भी उपयोग में लिया जा सकता है। फल फूल और सब्जी की अगर खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें डालना चाहिए, उसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। और जहाँ फील्ड क्रॉप है, जो फसल लगा रहे हैं, वहाँ पे 5 टन प्रति हेक्टेयर की हिसाब से डालते हैं, और सब्जी वाली फसलों के अंदर 7.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। दोस्तों, इस शॉर्ट फिल्म में आपने देखा कि किस तरह से वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। मृत्युचंद भाई, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि यौगिक खेती का आधार जो है वो जैविक खेती है, और जैविक खेती या यौगिक खेती करने के लिए गौ पालन या बैलों को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आज आप पहले ही बता चुके हैं, फरमा चुके हैं कि किसान भाई जो हैं वो बाज़ारों की ओर रुख कर रहे हैं, ट्रैक्टर अपना रहे हैं। उनके अंदर ये जागृति आए कि भाई गाय को पालना, क्योंकि आपने जो भी 2 खाद
तैयार करना बताया, उसमें गोबर का इस्तेमाल है। अब गोबर तो चाहिए और उसके लिए गाय होना ज़रूरी है। तो गाय रखने की जागृति आए, इसके लिए आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, गौशालों में लाखों की तादाद में गायें पल रही है। हाँ। सरकार उसके ऊपर खर्चा दे रहा है। अगर सरकार चाहे तो गरीब किसान जिसके पास खुद की खेती है, खुद खेती करता है, गौशाला से उसको 2 गाय दे दी जाए। 2 गाय दे दे और गौशाला उसको, किसान को कहते 2 गाय तो तू पाल और 2 गाय के खाने का चारा जो है हमारे गौशाला में पहुंचा दे, ताकि गौशाला की गायों को तो चारा मिले। जब वो गायें दूध देना बंद कर दे, उसको वापस गौशाला भेज दो, दूध देने वाली गायें वापस आ जाए, तो किसान को का पैसा लगेगा नहीं, केवल चारे के एवज में उसको गाय मिल रही है, वो आराम से पालेगा। तो ये आपका एक सुझाव है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसानों में जागृति आए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? किसानों में क्या हो गया कि ये जो डेयरी जो खुल गई है, वो भैंस का दूध ज़्यादा अच्छा लेना चाहिए। लोग एक्चुअली गाय का दूध अपने को बेचना नहीं है। अपने प्राचीन कहावत है, दूध बेचना और पूत बेचना, मीन्स पुत्र को बेचने के बराबर बुरा मानते थे। जी, अगर आप बेटे को बेचो और दूध बेचो, तो उस गाय के दूध को बेचना नहीं है, अपने परिवार को पिलाना है, ताकि स्वस्थ रहेंगे, बाजार के दवाएँ लानी नहीं पड़ेगी और वो खेती पे काम अच्छी तरह से कर सके। जी जी जी। तो दोस्तों, वृद्धिचंद भाई जी की जो बातें हैं वो बहुत सटीक हैं, और पुराने ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए तो यही बातें हमारे परिवारों में, हमारे घरों में हुआ करती थी। नाडेप कंपोस्ट तैयार कैसे किया जाता है ये आपने सीखा, वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है ये भी आपने सीखा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने प्राकृतिक रूप से खाद तैयार करना सीखा, और गाय पालना क्यों ज़रूरी है, ट्रैक्टर को अवॉइड करना क्यों ज़रूरी है, इस पर भी चर्चा हुई। मैं थोड़ा आपको पेस्टिसाइड के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि पेस्टिसाइड जो काम में लेने से क्या है, ज़मीन के अंदर जो है जहर फैल गया, और अपने ज़मीन के अंदर जो फायदे वाले कीटाणु जीवाणु थे वो मरने लग गए, इसलिए अपनी ज़मीन की उर्वरकता कम हो गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर पेस्टिसाइड भी अपने किसान अपने घर पर बना ले, बाजार की तरफ से मुँह नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत अच्छा साधन है। गाय जो है, यूँ तो दिन भर तो गाय के पीछे थैली लिए घूम नहीं सकते, दूध इकट्ठा पेशाब इकट्ठा करने के लिए। गाय जब उठती है उस समय जरूर पेशाब करती है, दूधने के टाइम। उस समय अगर आप एक बाल्टी अलग रखो, जैसे ही गाय उठे उसके सामने पेशाब इकट्ठा कर लो, उसको आप इकट्ठे करते जाओ, और उस पेशाब के अंदर कुछ नहीं करना, वो पेशाब इकट्ठा हो जाए, उसके अंदर नीम के पत्ते, आकड़े के पत्ते, धतूरे के पत्ते की चटनी बना करके और उसमें डालते जाओ। ओके। तो वो करीब 10-15 दिन में वो तैयार हो जाएगी। इसका कोई पैसा लगना, तो आंकड़े का पैसा लगता है, नीम का पैसा लगता है, तो पेशाब का। उसको जो है फसल जब 15 दिन की हो जाए, हाँ जी, जब से उसके ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दो जी। हर 15 दिन बाद में अगर आप स्प्रे करोगे तो कोई कीड़ा या मकोड़ा उसके ऊपर अंडे दे ही नहीं सकता, नज़दीक ही नहीं आएगा। अच्छा। यही इसको कहते हैं बचाव। यानी बचाव बचाव सबसे अच्छा रहता है इलाज से। अपन कहते हैं बचाव कर लो तो इलाज की आवश्यकता ही नहीं, तो ये बचाव हो जाएगा इससे। हर 15 दिन के बाद, हर 15 दिन बाद पैसा लगता नहीं है, हर 15 दिन बाद में स्प्रे करते जाओ। उसमें एक ही है, घर का लेबर, घर का बच्चा काम करेगा जब काम चलेगा। जी जी जी। तो आपने ये जो कीटनाशक बताया पहले से रोकथाम के लिए, जो आपने एक जो दवाई बताई, इसका नाम क्या देंगे आप? तो 2 तरह की होती है, एक तो कीड़ा मकोड़ों के लिए और एक होती है रोग के लिए। रोग के लिए क्या करना है, गाय अपने पास है, गाय के बिलौने की दूध के बिलौने की जो छाछ होती है, खट्टी छाछ को मटके में डाल करके रख दो, उसके अंदर तांबे का कोई टुकड़ा, तांबे के तार करीब आधा किलो डाल के रख दो, वो 10-15 दिन के अंदर वो एक और खट्टा हो जाएगा। वो फंजीसाइड, हाँ वो गलेगा नहीं, वो फंजीसाइड काम करेगा, तो रोग जो लगते हैं उसका उससे इलाज हो जाएगा। तो उसका अल्टरनेट करते रहो, 15 दिन पहले इंसेक्टिसाइड का काम में ले लिया, फिर फंजीसाइड का काम में ले लिया, ना तो रोग लगेगा ना कीड़ा लगेगा। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक। दोस्तों, एक अनुभवी किसान वृद्धिचंद भाई जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं, जो आपको बहुत सारी टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह से आप प्राकृतिक रूप से ही घर पर मौजूद जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनसे ही रोगों की रोकथाम के लिए भी कोई दवा बना सकते हैं, और अगर रोग लग चुके हैं तो उसके लिए भी दवाई बना सकते हैं। मैं आप सभी की ओर से वृद्धिचंद भाई का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए अपना कीमती समय लेकर के, और आपने हमें ये सारी बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज वृद्धिचंद भाई जी से हमने बातचीत की शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में, और उनसे बातचीत करने के दौरान हमने उनसे सीखा कि किस तरह से नाडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, या किस तरह से प्राकृतिक वो दवाएं बनाई जा सकती हैं जिनसे हम रोगों की रोकथाम भी कर सकते हैं और रोग होने पर उपचार भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें काम की हम आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि नए युग के लिए नई खेती, शाश्वत यौगिक खेती सीखना अभी हमारा परम धर्म बन गया है, क्योंकि हमें शुद्ध सात्विक अन्न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
हमें पर्यावरण को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, मानव जाति को बचाना है। यदि आपका कोई सुझाव है या आपका कोई सवाल है तो आप हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम की अगली कड़ी में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।